अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल और मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से अस्करी इमलाक पर हमले के वाक़यात ने रियासत का पैमाना सब्र लबरेज कर दिया है, जिसके बाद अब पूरी की पूरी हुकूमती और रियासती मशीनरी तहरीक इंसाफ के मुलविस कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ एक्शन में जुट गई है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पहले ही तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं को पाबंद सरासर कर दिया गया था और अब तहरीक इंसाफ के मुलविस कारकुनों के खिलाफ भी हुकूमत एक्शन तेज से तेज तर होता जा रहा है। अब से कुछ देर कबल ही आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाक फौज अमन इस्तेहकाम की अपनी कोशिशें जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि तोड़फोड़ में मुलविस तमाम मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़्म किया है। उन्होंने मजीद कहा कि अमन इस्तेहकाम के अमल को खराब करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी, जबकि आर्मी तनसीबात पर मजीद हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज का दिन भी लाहौर में उन मुकामात के दौरों के गिर्द घूमता रहा जिनको शरपसंद अनासिर ने अपनी इंतहा पसंदी की नज़र कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म उस कोर कमांडर हाउस या जना हाउस भी पहुंचे जहां तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पहले लूटमार की, तोड़फोड़ की और फिर उस यादगार को भी बेदर्दी से नजरियातश कर दिया गया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने यह यकीन दिलाया है कि इस कार्रवाइयों में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म यह हिदायत भी दे चुके हैं कि 72 घंटों में तमाम मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। 9 मई को जिस अंदोनाक तरीके से और दुश्मनों से बढ़ के जिस तरह यहाँ पर बलवाइयों ने हमला किया और घर को जिस तरह कमरों को आग लगाई, इसकी मिसाल 75 साल में नहीं मिलती। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इमरान नियाजी के सर है। ये उसने प्लान किया, ये उसने इंस्टिगेट किया। मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, अगले 72 घंटों में तमाम कल्प्रिट्स, प्लानर्स, इंस्टिगेटर्स और हमलावर गिरफ्तार होने चाहिए। दूसरी जानिब पंजाब की निगरान हुकूमत ने भी हालिया हंगामा आराई और सिविल और अस्करी तनसीबात में तोड़फोड़ की तहकीकात के लिए GIT बनाने का फैसला किया है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में यह फैसला हुआ है कि GIT जना हाउस अस्करी और सिविल तनसीबात में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव की तहकीकात करके जामे रिपोर्ट पेश करेगी। इजलास में तमाम शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का भी हुक्म दिया गया है। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी के बकौल तोड़फोड़ होने वाले तमाम मुकदमात की जियो फेंसिंग कराई जाएगी, जबकि शरपसंदों के खिलाफ तमाम केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चलाए जाएंगे। किसी गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं और बेगुनाह को पकड़ेंगे नहीं। शवाहिद और सबूतों के साथ हर शरपसंद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि अस्करी और सिविल इमलाक पर हमला करने वाले अनासिर इबरतनाक सजा से नहीं बच पाएंगे। शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी, जिसके बाद महकमा दाखिला पंजाब के लाहौर जना हाउस चलाने में मुलविस अफराद की तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं। जबकि उधर रावलपिंडी में GHQ के गेट तोड़ने और तोड़फोड़ पर रावलपिंडी पुलिस ने खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है। GHQ पर मुजाहिरीन के हमले और तोड़फोड़ का मुकदमा थाना आर्य बाजार में दर्ज कर लिया गया है, जिसमें साबिक सूबाई वजीर राजा बिशारत समेत 15 अफराद को नामजद किया गया है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जलाओ घेराव करने वाले तरबियत याफ्ता दहशतगर्द थे। एक तरफ वो दहशतगर्दी कर रहे थे तो दूसरी जानिब वेलकम किया जा रहा था। इस सूरत हाल पर में इस जमात पर पाबंदी लगनी चाहिए। मुल्क में दहशतगर्दी करने और सरकारी और हसास अमलाक को आग लगाने वाले का जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वेलकम हो और कैबिनेट और पार्लियामेंट के ऊपर तौहीन अदालत हो, ये भी फिर मैं समझता हूँ कि तारीखी लम्हात होंगे। इस जमात के ऊपर बैन के अलावा जो और कोई इसका हल नहीं बनता। अगर इनका रवैया और तरीकाकार यही रहा तो मैं अफसोस से कहता हूँ कि फिर हमें इसके ऊपर मजबूर होना पड़ेगा। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिन किस तरह की हंगामी सूरत हाल या मुश्किल सूरत हाल लेकर आ रहे हैं, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं शेख वकास अकरम साहब, जबकि हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा जनाब सेनेटर अपना अब्दुल्ला साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। ये बताएं कि आज आर्मी चीफ की तरफ से भी बड़े दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया गया है कि जो फौजी तनसीबात थी उन पर हमले के हवाले से जिन लोगों ने किया, आइंदा ऐसी किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिन लोगों ने किया उन्हें सख्त सज़ा दी जाएगी, सज़ा मिलनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं कि सख्त सज़ा दी जाएगी, 72 घंटे के अंदर तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाए। तहरीक इंसाफ के लिए नई मुश्किल खड़ी नहीं होगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब क्योंकि हिरासत में थे उस वक़्त हुकूमत की, और उसके बाद इनका फर्स्ट और सेकंड टीयर जो था वो भी गिरफ़्तार किया गया। पहले दिन उन्होंने कहा कि हमने 1000 से ज़ायद लोग गिरफ़्तार किए हैं। अभी कल मैं सुन रहा था वज़ीर इत्तलात जो हैं पंजाब के, उन्होंने कहा जी 2500 से ज़ायद जो लोग हैं वो गिरफ़्तार कर लिए गए।
जिस वक्त आप किसी टॉप इन दी ओनली अपोजिशन लीडर इन पाकिस्तान, बाकी सब तो हुकूमत में है सारी जमातें, जब आप उनको इस तरीके से गिरफ़्तार करते हैं और ख़ुसूसन ऐसी पार्टी जिसकी फॉलोइंग जो है वो कंपैरेटिवली यूथ जो है वो मेजॉरिटी उसमें नौजवान बच्चे बच्चियों की है, तो फिर उसका रिएक्शन जो है वो सामने आता है। और फिर जब वो रिएक्शन आए और वो सर, ये नेचुरल रिएक्शन नहीं था, हमारे पास क्लिप्स मौजूद हैं ऑडियो ऐसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ऑडियो क्लिप्स निकले हैं जो सामने आए हैं, अगर उसमें वो बड़ा क्लियरली वो रहनुमाई करते नजर आ रहे हैं, बड़ा इस चीज़ पे इत्मीनान का इजहार करते नजर आ रहे हैं कि ये जो सारा कुछ हो रहा है बिल्कुल। हम आपको सुना भी देते हैं जरा, सर आपको सुना भी देते हैं जरा कि वो रहनुमाओं के बयान किस तरह करते हैं, जरा सुनाए प्रोड्यूसर साहब, अगर किस तरह के बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने दिए थे जो ऑडियो लीक्स में सामने आए, जरा सुनाइए। गोलियां चली, हाँ जी, फायरिंग हुई है, पहले तो हवाई फायरिंग हुई है कोई 4-5 मिनट, फिर सुना है कोई एक आध उन्होंने बस्ट मारा है, 3 लोगों को गोलियां लगी। अच्छा, वो तो मानेंगे तो नहीं ना कि भाई हमने चलाई है। नहीं, लेकिन मिथ तो खत्म हो गई ना जो एक थी। उनका घर रैंसैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की कोई चीज। मजीद शॉट्स भी हैं बहुत सारे, लेकिन वक्त की कमी है। मुझे तो मैं आपके रेफरेंस के लिए अब मुझे आपने अब मुझे जरा जवाब दे दें। जी बोलेगा, मैं तो भी आपके पहले सवाल का मुकम्मल जवाब, अगर आप मेरी पूरी बात सुन ले तो शायद आपको चलाना ही ना पड़ता। मुझे नहीं पता इसका फोरेंसिक हुआ है कि नहीं, और जो जहाँ तक आपने सुनवाया है उसमें से मुझे तो कोई डायरेक्शन नहीं नज़र आ रही कि इन्होंने कहा जाओ जाके उसको जला दो। इत्मीनान का इज़हार करें कि उनका घर रैंसैक हो गया। अच्छा, आगे हम आ जाते हैं। मेरा घर हो या कोर कमांडर साहब का घर हो, परवेज़ इलाही साहब का घर हो या कोर कमांडर साहब का घर हो, घर इमरान खान का हो या कोर कमांडर का, सैंक्टिटी ऑफ द हाउस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। उस घर की हुर्मत का ख्याल रखना, उसकी सैंक्टिटी का ख्याल रखना, वो सबकी बराबर है और नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल अनफॉर्चुनेट सैड इंसिडेंट है। हम ये समझते हैं कि रिएक्शन नेचुरल था, बट क्योंकि लीडरलेस यूथ थी और मॉब्स जो थे उनके अंदर लोग शामिल हुए जिन्होंने इनको गुमराह किया। अब इदारों के पास वीडियोस हैं, जैसे आपने आर्मी चीफ का बताया, वो कह रहे हैं कि हम इनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा कि सारे हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। जो इंस्टिगेटर थे असल उनकी वीडियोस भी वहाँ पे होंगी, वो भी मिल जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी के घर कोई भी जी शऊर आदमी जो है वो ये नहीं कह सकता कि जी आप किसी के घर के अंदर जाएं और उसको वो कर दें। कुछ देर पहले खान साहब का भी एक बयान चल रहा था, कुछ देर पहले खान साहब भी खिताब कर रहे थे, उनका ये जुमला था कि मैं अंदर था, मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा था। ठीक है, तो क्या अगर वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं जो गिरफ्तार हुए हैं या वो पकड़े जाता है कि ये पीटीआई के लोग ही थे, तो क्या पीटीआई उनसे लाताल्लुकी का इजहार करेगी कि भाई ये गलत किया इन्होंने, हम इनके साथ आइंदा से डिस्कस करते हैं? देखें जी, ये तो इमरान खान साहब जिस वक्त ये सारी चीज़ें अपनी शेप ले लेंगी उस वक्त वो डिसाइड करेंगे। करना चाहिए। फैक्ट्स जो है, देखें फैक्ट्स है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स सैड एंड अनफॉर्चुनेट, तो कि मैं उत्थे खलोता होता तो मैं तो कभी भी ये ना करता कि जी आप ऐसे करें। कोई भी जी शऊर आदमी ऐसे नहीं करेगा, मैं ये समझता हूँ। हाँ, बट पुरअमन एहतजाज के लिए हमेशा कहते रहे। जिस दिन वो अदम एतमाद से बाहर गए, लाखों लोग निकले, कोई एक बल्ब टूटा, कोई चीज़ खराब हुई, कोई ख़त्म हुई, कोई ऐसी बात नहीं है रह गई। तो आपने राना साहब की गुफ्तगू सुनाई है जी, ये दहशतगर्द है, पाबंदी लगनी चाहिए। वो उस पे आगे चल के बात करेंगे, उसके ऊपर कि आपने मौका तो दे दिया है, तुसी पाबंदी ला छोड़ो। अफनानुल्लाह साहब, ये जो हम कार्रवाइयाँ देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, आपको तो शायद मौका मिल गया है। वो तहरीक इंसाफ जिसको पॉपुलैरिटी में बीट करना मुश्किल था, वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिन्हें गिरफ्तार करना बाकी चीज़ों में जेर करना मुश्किल था, अब आपको एक मौका आपके हाथ आ गया है कि इन ये जो अटैक्स हुए 9 मई के, उनको जो है बुनियाद बनाते हुए तहरीक इंसाफ को बैन भी किया जाए, बाकी पाबंदियाँ भी लगाई जाए, इनके खिलाफ जो कर सकते हैं इनको क्रश करने के लिए किया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मगर जो कुछ इमरान खान साहब ने अभी किया है, जिस तरह की आग इन्होंने लगाई है और जिस तरह इन्होंने तनसीबात पे हमले किए हैं और जिस तरह एक नेक्सस नज़र आ रहा है इमरान खान का, टीटीपी का, ये इंडियन एजेंसीज़ का और जो हमारी अदलिया है, तो वो अगर इस तरह मुल्क के अंदर आप एक पूरे के पूरे जो है वो तैयारी के साथ मुल्क के अंदर अगर आग लगाएंगे और उन लोगों को जत्थों को दोबारा छोड़ दिया जाएगा, तो ये अगली दफ़ा इससे ज़्यादा बड़ी आग लगाएंगे और इससे ज़्यादा बड़ी तबाही लेके आएंगे। और मुझे बताएं ये क्या लॉजिक है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया तो हम पूरे मुल्क में आग लगा देंगे? ये इसका मतलब ये है कि इमरान खान को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सारे पॉलिटिकल लीडर्स को गिरफ्तार किया जा सकता है।
तो ये तो ज़ाहिर ये अनएक्सेप्टेबल है इस मुल्क की आवाम के लिए, और आवाम में बहुत शदीद गम और गुस्सा है, बहुत शदीद जो है इस वक्त गम और गुस्सा है। मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने जो आग लगाई गई है उसकी बड़ी तकलीफ है लोगों में, बिलखुसूस हमारे लोगों में, और अब वो जो है इसलिए हम ये जो भी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं वो इसीलिए करने जा रहे हैं ताकि वो थोड़ा वेंट हो सके। आप भी कहीं वही काम तो नहीं करने जा रहे कि जाके सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो आप कर रहे हैं, आप भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर करने जा रहे हैं, दफा 144 इस्लामाबाद के अंदर नाफिज है, फौज आपने तलब की हुई है और यहाँ पे आप वही काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। इनको गमो गुस्सा है तो रोका क्यों नहीं? और ये शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं गमो गुस्सा था तो रोक लेते। वो ये समझते हैं कि इस वक्त सख्त गुस्से में जो आवाम है, जिन लोगों ने इन लोगों को सहूलतकारी की है उनके खिलाफ आवाम का बड़ा गुस्सा है। उस गुस्से के दरमियान इस वक्त पीडीएम की पॉलिटिकल लीडरशिप ही है, और हम जो है वो बिल्कुल पुरअमन एहतजाज की बात कर रहे हैं। आप उन्हें ले जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने बिठा रहे हैं, जिन लोगों में सख्त गम और गुस्सा है वो किसी जज के ऊपर हमला कर दे तो फिर जिस तरह के आपकी पार्टी के लीडर मैदान दे भी चुके हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा उनके घरों में घुसेंगे। किसी जज पे किसी ने हमला कर दिया, किसी गुस्से में आने वाले किसी शहरी ने, कौन जिम्मेदार होगा? कि अगर चीफ जस्टिस साहब खुद ये कहेंगे कि जी मैं गुड टू सी यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक, वो आग लगाएगा पूरे पाकिस्तान में और चीफ जस्टिस साहब उसको इंकरेज करेंगे और अदलिया उसको इंकरेज करेगी, तो इसका मतलब ये कि अदलिया ये समझती है, आपने आवाम को ये सिग्नल दिया है कि आप आग लगाएं, हम आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर ये तो नहीं हो सकता ना कि इमरान खान के लिए एक पैमाना हो और बाकी लोगों के लिए एक और पैमाना हो, तो फिर जो है ज़ाहिर है आपने खुद एक चीफ जस्टिस का ये जुमला डज दैट मैरिट कि आप उन्हें एक्सपोज कर दें, उनके सामने ला के आप जिन्हें आप कह रहे हैं कि आपके कारकुनान गुस्से में, आप उन्हें उनके बिल्कुल सामने ला के बिठा दें, उनमें से कोई भी उठ के अटैक कर दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, आप वही हिस्ट्री दोहराना चाह रहे हैं? करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? और आपने उसी दिन बुलाया वहां पे जिसमें 15 तारीख को पंजाब के इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पिटीशन पे समाअत होने जा रही है। अगर कोई कर दे तो जिम्मेदारी किसकी होगी, जो अभी आप खान को जिम्मेदार ठहरा? देखिए बात यह है कि इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में आग लगाई, पूरे पाकिस्तान में तबाह बर्बादी लेके आया। ये एक फॉरेन फंडेड एजेंट, ये प्रूवन शुदा है, और उसके बावजूद उसको सहूलतकारी पाकिस्तान में दी जा रही है, जिसकी ऑडियोज और वीडियोज मौजूद हैं। अगर हमने इस फितने को नहीं रोका तो ये मजीद आग और लगेगी। सर आप जो कहीं ना कहीं बांधना पड़ेगा। अफनानुल्लाह साहब, आप जिन लोगों पे सहूलतकारी का इल्जाम लगा रहे हैं, ऑब्वियसली आप जजेस की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने सहूलतकारी की इमरान खान की, आप उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तमाम शवाहिद के साथ रेफरेंस मूव करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना सर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिन लोगों के खिलाफ रेफरेंस किया है उनको तो प्रोटेक्शन दी है चीफ जस्टिस साहब ने। देखिए इस वक्त आप सीजे के खिलाफ भी मूव कर दें, आइन और कानून इररेलेवेंट हो गया है। इस वक्त सिर्फ आइन की अदलिया के सामने चंद जज हैं, इनके सामने आइन इमरान खान है, ये इतराफ है आपकी तरफ से या आइन के इररेलेवेंट होने हिसाब से ये चल रहे हैं? तो ये जो है आइन तो इररेलेवेंट कर चुके हैं। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ऑलरेडी कंप्लेंट गई हुई है बहुत सारे जजों की, किसी एक के ऊपर एक्शन नहीं हुआ। ठीक, किसी एक पे भी एक्शन नहीं हुआ, आपके सामने है। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका सर पॉइंट आ गया। शेख वकास अकरम साहब मुझे ये बता दें, आप जितने भी पॉपुलर हो पाकिस्तान तहरीक साहब, जितने भी मकबूल हो, आपको इलेक्शन चाहिए था। बेहतर नहीं था कि आप किसी भी तरह से इंतखाबात की तरफ चले जाते, बजाय इसके कि ये जो आपने कन्फ्रंटेशन की तरफ आप चले गए, कभी आर्मी चीफ को अटैक करना, कभी किसी आला इंटेलिजेंस अफसरान को अटैक करना, नाम लेके कहना कल हाँ साहब ने बात की गलत। मैं आपका सवाल हो गया, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने क्या मुनासिब नहीं था, यही आपने पूछा ना? बिल्कुल मुनासिब था। और जिस वक्त असम्बलियाँ टूटी और उस वक्त सरकार और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन होल्ड कराने के उनके इरादे हमें नज़र नहीं आए, तो उसके खिलाफ हम सड़कों पे तो नहीं आए, उसके खिलाफ तो हम अदालत में चले गए। जब अदालत ने एक फ़ैसला कर दिया, सरकार ने वो फैसला मानने से इनकार कर दिया। आपके सामने हम उस डिबेट में जाके टाइम आपका ज़ाया नहीं करूँगा, सारे पाकिस्तान को पता है। फिर क्या हुआ? फिर हम दोबारा कोर्ट में चले गए कि भाई ये तो नहीं मानते हैं। फिर उसके बाद कोर्ट के जस्टिस ने हमें दूसरी पार्टी यानी कि इनकी पीडीएम के साथ मुज़ाकरात पे मजबूर किया। फाइन, हम उसमें भी चले गए। सही। जिस वक्त उसमें चले गए तो विल ऑफ द गवर्नमेंट हमें नज़र आई। जिस वक्त सदर के घर पुलिस चली गई, अली अमीन को फारिग होने के बाद भी 5 दिन लीगल डिटेंशन में रखा, दूसरी नशिस्त पर 30 आदमी गिरफ्तार कर लिए, हमने फिर वो जाके रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मैनू समर साहब ये दसो भाई कौन से दिन हमने कहा कि हम आग लगा देंगे, आपको पकड़ के चीर फाड़ देंगे, ये कर देंगे फलाने। हमें तो जहाँ जहाँ आप रोकते रहे, मुझे ख़त्म कर लेंगे, हम अदालत में जाते रहे।
खान साहब लाहौर से चले, अदालत आए थे, भाग नहीं रहे थे, इश्तिहारी नहीं थे। 150 पर्चा है, जिन तो कोई नहीं है, हर 150 जगह पे रोज इकट्ठा करा हो जाएगा। वो तरीकेकार गिरफ्तार करने का तरीकेकार गलत था, लेकिन गिरफ्तारी एक है, न्याय के कानून में है, एक गिरफ्तार कर लेना, देखिए बिल्कुल गलत था, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन आया वो उससे भी ज्यादा गलत था। जिम्मेदार इमरान खान ने, ही वाज इनसाइड। आपने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी, किसी का किसी से राब्ता ही नहीं था। आप लोगों के टॉक शोज के लिए हम पहुंच नहीं, हमें पैगाम नहीं आ सक रहे थे, एक दूसरे से राब्ता नहीं कर सक रहे थे। किसने किसको क्या कहा, कैसे कहा, ये बेनिफिशियरी है, ये यही चाहते थे, ये चाहते थे, ये चाहते थे, यही कह रहा हूं, आपने मौका दिया उन्हें। देखें, ये चाहते थे, और नहीं, इन्होंने मौका खुद शेप अप किया है। ऐसे ही जैसे जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और शहबाज शरीफ साहब नीचे वजीर आला थे, बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज कराए, पूरे पंजाब में से पुलिस गायब कर दी गई थी, और पूरे पंजाब में इन्होंने वापडा के ऑफिस, सुई गैस के ऑफिस, पुलिस की तंसीबात, रेलवे की ट्रेनें को नजर आता, कोई पुलिस कहीं भी नहीं थी। और उसी सेम पीटीआई को बैन करने की बातें कर रहे हैं, पीटीआई पे पाबंदी लगाने की बातें कर रहे हैं, बैन करने की बातें कर रहे हैं। सर आप देखें समर साहब, पाबंदियां शबंदियां पॉलिटिकल पार्टियों पे कोई नहीं लगती होती। ANP को भी बैन किया गया था, जब वो NAP थी, आपको नैब थी, उसको भी बैन किया गया था। यहाँ पे भुट्टो साहब को शहीद किया, फिर बीबी शहीद हुई, आज उनका नवासा इनके साथ बैठा है, इनकी लीडरशिप को 2 दफा कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया, आज इनकी हुकूमत है। पॉलिटिकल पार्टीज नहीं मरती होती हैं। वेलकम बैक। अफवाहें और कयास आराइयां दम तोड़ गई हैं। मुल्क में मार्शल लॉ का कोई खतरा नहीं है। अफवाज पाकिस्तान और बिलखसूस आर्मी चीफ जमहूरी तसलसल के साथ खड़े हैं। ये दो टोक पैगाम गुज़िश्ता रात अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की जानिब से एक मीडिया इंटरव्यू में सामने आया है। इस बयान के बाद उन साजिशी नासिर को भी मुंह तोड़ जवाब मिल गया तो हालिया सियासी अफरा तफरी के दौरान भी पाक फौज को टारगेट करके तकसीम किए जाने की कोशिशों में मसरूफ थे, और अब बज़ाहिर ये प्रोपेगेंडा भी परवान चढ़ा रहे थे कि अफवाज पाकिस्तान में बादल नखास्ता बगावत फूट पड़ी है। अंदरूनी शरपसंदों और बैरूनी दुश्मनों की पूरी कोशिशों के बावजूद आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के अंदर मुत्तहिद थी, मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। उसको तकसीम करने का ख्वाब ही रहेगा। ना तो किसी ने रिजाइन किया है और ना ही किसी ने कोई भी ऑर्डर डिसोबे किया है। उनके नीचे आर्मी की सीनियर लीडरशिप दिलोजान से जमहूरियत की सपोर्ट करती है और करती रहेगी। माशाल्लाह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं आपको कह रहा हूँ कि क्लियरली मैं बता रहा हूँ कि आर्मी की सीनियर लीडरशिप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जमहूरियत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और माशाल्लाह का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। गो के DG ISPR के अल्फाज इंतहाई वाज़ेह हैं, लेकिन मुल्की सियासत और रिवायात को देखते हुए खतरात और खदशात को हतमी तौर पर हर जज़म का करार भी नहीं दिया जा सकता है, बिलखुसूस जब मुल्क की सियासी क़यादत किसी सूरत भी बुर्दबारी और बलूगत का मुजाहिरा न कर रही हो। सितम यह है कि हमारी सियासी क़यादत ने अपने अपने अदारों को चुन लिया है जिनको निशाना बनाया जाता है या जिनके कंधे पर चढ़कर सियासी मुहिम जोई को आगे बढ़ाना है। हुकूमत से जाने के बाद से जो तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म साबका फौजी क़यादत की जानिब अपनी तोपों का रुख किए हुए थे, अब उन्होंने इस भरम को भी ख़त्म कर दिया है और अब मौजूदा अस्करी क़यादत को भी अपने निशाने पर ले लिया है। कुछ रोज़ तक साबिक वज़ीर आज़म DGC पर संगीन इल्ज़ामात लगाते रहे, अब उन्होंने सीधा आर्मी चीफ को भी अपनी सियासी लड़ाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अलकादर केस में अपनी गिरफ्तारी के दौरान पैदा होने वाली सूरत हाल और फिर एक के बाद एक जमानतें मिलने के बावजूद भी इमरान खान अपने साथ रवा रखे जाने वाले तमाम तर रवैये का जिम्मेदार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को करार दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान जहां आर्मी चीफ से तसादम के दर पे हैं, वहां आर्मी चीफ को यकीन दहानियां भी कराते दिख रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ ही इमरान खान ने आलमी मीडिया से गुफ्तगू में यह वादा भी किया कि वो इक़्तिदार में आकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से खुशगवार ताल्लुकात रखेंगे। इमरान खान के बकौल जनरल आसिम मुनीर से मुतालिक कभी कोई गलत बात नहीं सोची, वादा है इक़्तिदार में आकर भी उनसे खुशगवार ताल्लुकात रखूंगा। इमरान खान ने कहा कि लोग मेरे मुतालिक जनरल आसिम मुनीर तक गलत बातें पहुंचाते हैं, ये पैगाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी भेज चुका हूं। इमरान खान की इस पॉलिसी को कैरेट और स्टिक पॉलिसी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। दूसरी जानिब हुकूमत इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की इस लड़ाई को किसी सुनहरी मौके से कम नहीं समझ रही है। हर रोज ही हुकूमत इस मुतालिक आर्मी चीफ के दिफा में खड़ी दिखाई देती है। आज भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि इमरान खान न्याजी का बयान पाक फौज के खिलाफ घटिया जहनीत का एक और सबूत है। यह बयान 9 मई के अलमनाक वाक़यात के मास्टरमाइंड का इतराफ़ जुर्म है। शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान को जनरल आसिम मुनीर से तकलीफ यह है कि वह बतौर DG ISI इमरान न्याजी, उनकी अहलिया
फरागोगी और PTI की सीनियर क़यादत की बदतरीन करप्शन से आगाह है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि आर्मी चीफ के इंतहाई डेकोरेटेड रैंक एंड फाइल में हर दिलअजीज और मेरिट पर आर्मी चीफ बनने वाले जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ हर्जा सराई बदनीयती के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि शमशीर एजाज और हाफिज कुरान ईमानदार आर्मी चीफ से इमरान नियाजी खौफजदा है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वाले बहादुर अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलार के खिलाफ इस नौयत की घटिया गुफ्तगू दहशतगर्दों की हिमायत है। यानी मुल्क की सियासत में वाज़ेह ग्रुप बंदी या कैंप्स बड़े खुलकर सामने आ चुके हैं और सितम ज़रीफ़ी ये है कि इन कैंप्स में सियासी जमातों ने अपनी अपनी पसंद के इदारे भी सिलेक्ट कर लिए हैं या इदारों ने उन्हें सिलेक्ट कर लिया। PTI की लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से है तो PDM सुप्रीम कोर्ट से पंजा आजमाई कर रही है। PDM ने गुज़िश्ता रोज़ ही ये ऐलान भी कर दिया था कि वो पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने जा रही है और इस मुतालिक आज की अहम तरीन पेशरफ्त उस वक्त हुई है जब सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ इजलास में इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम शरीक ही नहीं हुए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार पुलिस अफसरान के ना आने पर तशवीश का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को पीर के रोज़ सिक्योरिटी प्लान और इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत भी की है। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया को सुप्रीम कोर्ट के सामने मुमकिन धरने और सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से सिक्योरिटी प्लान और इंतजामात से मुतल्लिक़ अमूर पर लाया अमल भी पर तबादला ख्याल के लिए तलब किया गया था। यह तर्ज अमल बता रहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से अपनी इस लड़ाई को अब हर हद तक लेकर जाने को तैयार है। अमली इक़दामात के अलावा वो बयानबाजी भी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को ज़ेर करने के दर पे है। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने तो चीफ जस्टिस के इमरान खान को देखकर खुशी होने के रिमार्क्स पर कुछ इस तनकीद की। ये तो कहा कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई है, ये भी कह देते कि आप कौम का 60 अरब रुपया लूट कर आए हैं, आपको मिलकर बड़ी खुशी हुई। गुड लक विद योर 60 बिलियन रुपीस। जबकि सिर्फ आज की रोज ही मुस्लिम लीग नून के 5 रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और सब ने अपना तख्ता मश्क अदलिया और सुप्रीम कोर्ट को बनाए रखा, जिसमें इमरान खान की पुष्टपनाही जैसा संगीन इल्जाम भी दोहराते रहे। 60 अरब लूटने वाले डाकू को खुशी से कहें कि मुझे आपको देख के खुशी हुई, तो क्या कच्चे का डाकू फिर छोटा चोर है? जिस किस्म की रिलीफ उसको मिल रही है, काश अदलिया हमें भी इस किस्म की रिलीफ मिलती। अगर ये इंसाफ है तो उस वक्त इंसाफ कहाँ था जब हम अदालतों में पेश होते थे। तो उसको आपने कह दिया जी कि 10 लोगों का खाना दे दे, मुझे बड़ी खुशी हुई जी इमरान खान की शक्ल दे। उस डाकू की शक्ल दे के खुशी हुई जो पाकिस्तान का 190 मिलियन पाउंड 70 अरब रुपए डाका मार गया, उसके मिलने पर खुशी हुई। बजाय ये कि अदालत ये पूछती कि इमरान खान साहब आपकी जमात ने ये टोल प्लाजे, स्कूल, एम्बुलेंसें, रेडियो पाकिस्तान, जिना हाउस, जानवर क्यों जलाए हैं, उन्हें कहा गया कि आपको देखकर अच्छा लगा। किसी चोर डाकू को इतना तहफ़्फ़ुज़ देना और डबल स्टैंडर्ड अपनाना, एक के लिए एक कानून और दूसरे के लिए दूसरा कानून, ये किस तरह पाकिस्तान और अदल इंसाफ और जज का नाम इस्तेमाल करने के साथ अच्छा नहीं लगता। जब वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने आता है तो चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं वेलकम, आपको देख के बड़ी खुशी हुई, और उसके बाद जो है उसे वो रिलीफ देते हैं कि जो रिलीफ आज तक पाकिस्तान की अदालती और आईनी तारीख में आज तक जो है वो किसी को नहीं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से शदीद नाराज है, लेकिन याद रहे कि ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के वक्त चीफ जस्टिस के किरदार सलाम पेश किया था। अदालत उज़्मा का शुक्रिया अदा करते हैं। इस फैसले के नतीजे में माजी के तमाम नजरिया जरूरत के फैसलों को दफन कर दिया। ये इंसाफ की जीत है, आइन की जीत है, पाकिस्तान की जीत है। रब ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज किया। ये पूरी कौम की फतह है, आईन पाकिस्तान की फतह है, हुर्रियत की फतह है। अदलिया के हवाले से भी उन्होंने कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए बड़ा इत्मीनान बख्श फैसला दिया। आज के दिन एक अजीम दिन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नजरिया जरूरत को हमेशा के लिए पाकिस्तानी सियासत में कई बहरान आए हैं, लेकिन ये हालिया बहरान इसलिए भी ज्यादा संगीन दिख रहा है क्योंकि इस वक्त सियासी लड़ाई कानूनी लड़ाई से होती हुई इदारा जाती लड़ाई तक आन पहुंची है, जिसके बायस इंतशार में इजाफे का खदशा मजीद बढ़ गया। इस तमाम सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नामवर साफ़ी और तजज़ियाकार सना भुच्चा साहब ने और दिफाई अमूर के माहिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। वो शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। ब्रिगेडियर साहब, ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इरप्ट हो रही है हालिया पोलिटिकल टेंशन की वजह से कि दो मुल्क के बड़े इदारे जिन्हें दो बड़ी सियासी जमातों ने तख्ता मश्क बना लिया हुआ है और इदारों की भी कहीं ना कहीं में पोजीशनिंग दिखाई दे रही है, ये कितनी ख़तरनाक है मौजूदा हालात के अंदर, ये मुल्क को कहाँ लेकर जा सकती है? देखें, ये एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है जहाँ पर
हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के साथ सींग फंसे हुए हैं, और इधर पीटीआई जो है वो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी अदारा है अफवाज के साथ, उनके रोज़ाना उन्होंने एक नैरेटिव पूरे साल में ऐसा बिल्ड किया है, कभी जानवर, कभी मीर जाफ़र, कभी मीर सादिक, कभी जन बाजवा के बारे में बात की, फिर उसके बाद बड़े डेकोरेटेड इंटेलिजेंस ऑफिसर जनरल के बारे में बातें की गई, और आप खुल के वो चीफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बात कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ ही इज लॉस्ट हेड। क्या वो सोचते हैं? कभी वो कहते हैं मैं आके इलेक्शन करूंगा। आप ये देखें कि आप मुल्क को कितना नुकसान कर रहे हैं। जो 75 साल में इंडिया नहीं कर सका, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं कर सकी, वो हमने एक साल में, फिर 9 मई को तो आई थिंक इट वाज रियली अ ब्लैक डे। जिस तरीके से एक शरपसंदी की गई, मुनज़्ज़म तरीके से की गई, और फिर कैंटोनमेंट को नुकसान पहुंचाया गया जिस तरीके से पहुंचाया, और फिर फौज ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से, बहुत रिस्ट्रेंट शो करते हुए डिसएंगेज किया, बिकॉज दे नेवर वांटेड अ क्लैश विद पीपल ऑफ पाकिस्तान, और अब फौज का जो कि एक दुश्मन का नैरेटिव है, और उसको डिफीट कर दिया। और फिर साथ ये भी बड़ा क्लियर कहा गया जी कि अब हमने इनको आइडेंटिफाई भी कर लिया है, इनके खिलाफ कम से कम बड़ी सख्त से कार्रवाई इसलिए करेंगे कि इट शुड एक्ट एज अ डेटरेंट फॉर अदर्स नॉट टू डू एवर। आज जैसे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर में खिताब करते हुए बड़ी खुल के बात की है। उन्होंने कहा है कि जो अस्करी तंसीबात है उनकी सेक्रेटरी पे किसी किस्म का समझौता दोबारा नहीं किया जाएगा, जो हुआ इसके बाद इस तरह के वाकयात रिपीट नहीं करने दिए जाएंगे, और जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये कितना वाज़ेह और सख्त पैगाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। जिन लोगों ने किया उनके लिए, उनके साथ तो मेरे से दोबारा किसी को हिम्मत नहीं होगी ऐसा करने की अगर एक्शन हो जाता है। देखें, सेकंड बात यह है कि ये बड़ी क्लियर बात कर दी है, फिर ये भी क्लियर कर दिया है इन्होंने, इवन DGI ने कल के जी देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मार्शल। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज पाकिस्तान के आइन को के पाबंद है, और फिर वो पाकिस्तान की बका सालबियत के लिए हर वक्त हमतन है। आपके सामने आज भी हमारे 6 फौजी शहीद हुए हैं, उनकी फैमिलीज को कितनी तकलीफ होती है जिस तरीके से बातें की जाती हैं, उसके बाद जहर उगला जाता है। और फिर आज भी इवन अपनी तकरीर में निकलने के बाद भी इमरान खान ने उसी तरह बातें की हैं, और वही बातें कि जी वो बेगैरत हुकूमत है और उसमें बेगैरत चो हैं। ये अल्फाज यू डोंट यूज एज एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, यू शुड शो लॉट ऑफ मैच्योरिटी। बल्कि आई थॉट कि ही विल अपोलोजाइज टू द पीपल ऑफ आरबीजी की वाकई बड़ा नुकसान हुआ है। आई टेक इट माय वर्ड्स बैक। ये चीज़ उनको जरूरत है, बजाय इसके कि वो और इस तरह की बातें करें, इससे और इश्तिहाल हो। सना बूचा साहब, आप सूरत हाल कितनी संगीन है आपकी नज़र में कि जिस तरह हम कहते थे कि एक सियासी लड़ाई पिछले अरसे से काफ़ी महीने से पाकिस्तान की तरफ हम देख रहे हैं। सियासी लड़ाई तो ठीक है, लेकिन मामला सियासी लड़ाई से कानूनी लड़ाई, और कानूनी लड़ाई के बाद अब ये इदारा जाती लड़ाई में बदलता जा रहा है। 2 इदारे खुल के उनके खिलाफ वो तख्ता मश्क बन चुके हैं, 2 बड़ी सियासी जमातों के। ये उन इदारों के लिए, पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह है? जी, जो इसने नुकसान के तरफ हमें लेकर आए हैं, पहले उनका नाम लेने की हिम्मत तो करें ना। अगर इदारे वाकई इंसाफ चाहते हैं और अगर वाकई कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहते हैं उन लोगों को जिन्होंने ये शिद्दत पसंदी और तशद्दुद ज़दा रवैये अपनाए 9 मई को, वो जो ब्लैक डे है, उस ब्लैक डे की बुनियाद किसने रखी है? हमीद गुल से लेकर पाशा साहब तक, और पाशा साहब से लेकर फैज़ हमीद तक, बीच में बाजवा साहब भी हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, क्या वो बरीउज़्ज़मा हैं जो उन्होंने मनूवरिंग की अदालतों में, जो अपनी मर्ज़ी के जजेस लगाए, जो 4 जजेस साहिबान मियाँ नवाज शरीफ साहब की ना अहली के केस से लेकर 63A की तशरीह तक, मुझे बता दीजिए उन बेंचेस में वो जजेस मौजूद हैं, हाँ कि ना? और ये जो मनूवरिंग की और ये जो डिवीज़न कॉज की सुप्रीम कोर्ट में, और फ़ायज़ ईसा साहब को जिस तरह से एक तहकीकाती रिपोर्ट जो उन्होंने बलोचिस्तान के हवाले से दी थी क्वेटा के मामलात पर, उसके बाद से उनके ऊपर भी कांटा लगाने की कोशिश की गई, जो कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के फॉर्म में आया। तो देखिए, मैं ये नहीं हो सकता कि आप कहें ज़ख्म को फूल कहें, जालिम को रसूल कहूँ, आप कहें कि जी नफ़रत को भी उसूल कहूँ, ऐसे तो नहीं हो सकता। ये इंसाफ नहीं है, ये कतई तौर पर मुल्क के मफाद में नहीं है। और जो मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ इस वक्त के जनरल आसिम मुनीर साहब की, लेकिन मेरा उनसे मुतालबा होगा ये तहकीकात तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि इनकी जड़ तक ना पहुँचा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चीफ जस्टिस साहब कहेंगे, मुझे बड़ी खुशी हुई, अपनी मर्सिडीज़ भेजेंगे इमरान खान साहब को पिकअप कराने के लिए। रजिस्ट्रार साहब को उन्होंने गाड़ी क्यों भेजी थी ये भी हमें मालूम होना।
चले मर्सिडीज नैप की थी, रजिस्ट्रार ने क्यों भिजवाई थी? रजिस्ट्रार का क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट थी? इमरान खान साहब एक बख्तरबंद गाड़ी में रेंजर्स की जा तो सकते थे, तहवील में सुप्रीम कोर्ट आने के लिए उनको मर्सिडीज चाहिए। वाह, और क्या खुशी हुई उनको मिलके, और बेस्ट विशेस और रिगार्ड्स, और आप सोएं, गप्पे लगाएं, आप आराम से रहें, आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। मतलब हमने तो ऐसा इंसाफ होता हुआ ना देखा है ना कुछ। मैं कह रही हूँ फैसला अपनी तौर पर दुरुस्त हो सकता है कि रेंजर्स को नहीं अहाता अदालत से गिरफ्तार करना चाहिए था इमरान खान साहब को, लेकिन माजरत के साथ ये इमोजीज फैसले का हिस्सा नहीं थे। ये जो इमोजीज हैं, ये जो आपने दिल के एहसासात, ख्वाहिशात जो उबल उबल के बाहर आ रहे थे, उनकी जरूरत कतई तौर पर नहीं थी। फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है, आप मुझे कंप्लीट करने दें प्लीज। मैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है, ख्वाजा हारिस साहब कह रहे हैं कि हमें ये आप जज साहब कबूल नहीं है, हमें आप बायस लगते हैं, आपने तासुब की ऐनक पहनी हुई है, वहां नारे लग रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट का आदमी। आप ये समझते हैं ये जायज है? आप समझते हैं ये दुरुस्त है? आप समझते हैं ये इंसाफ है? इस मुल्क में अगर इंसाफ होगा तो पहले शुरू कीजिए कहां से ये पौध हुई। लेकिन सना बुचा साहिबा, हम एक साइड को तो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक साइड को तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान तरीके साफ ने किया, जो तरीके साफ ने किया, अब जो हुकूमत करने जा रही है, खुद दफा 144 लगा के इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा खुद करने जा रही है। और कुछ देर पहले ही सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि अवाम में बड़ा शदीद गम और गुस्सा है, उसे उसका इजहार करने दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर आके। जब वो आएंगे वहां पे किसी जज के ऊपर कोई अटैक कर दे, वही हिस्ट्री जो पीटीआई ने किया, वही अगर नून लीग दोहराने की तैयारी कर रही है उसकी, ये भी तो गलत है फिर। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अदलिया इसकी खुद जिम्मेदार है, मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करती जो फजल रहमान साहब कह रहे हैं, लेकिन आप उनको रोक भी नहीं सकते क्योंकि उनका भी हक है अपने जज्बात का, अपने राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, उनका भी। और देखिए जो मजमे है ना, जो जत्थों की सियासत है, वो फजल रहमान साहब के मदारिस के जो अंदर बैठे लोग, वो इमरान खान साहब के टोले से बहुत ज्यादा करेंगे। और उस वक्त से डरती हूँ जब इस मुल्क में क्या होगा जो हम बहुत पहले से देख रहे थे। एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए आपने पूरी जी पूरे मुल्क की सिक्योरिटी को दाव पे लगा दिया गया। मैं आपका जुमला मुकम्मल कर देता हूं। ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ कमेंट ऐड करना चाहते हैं मजीद? जी देखें, बात यह है कि हमें वन साइडेड बात नहीं करनी चाहिए। हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, क्या उन्होंने पूरी की? क्या वो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट से टकराव में हमें क्या उनको जेब देता है? हुकूमत का काम होता है अदारों की तौकीर को कायम रखना, और उसके बाद साथ इसको लेकर चलना कि आप कोई ऐसी बात हो, आपने कोई एफर्ट की कि माहौल को, टेम्परेचर को डाउन करें, सियासत को। उसके बाद क्या आपने ये जिस वक्त कैंटोनमेंट में आए थे, वो आपकी पुलिस और रेंजर्स कहाँ थी? आपने कैंटोनमेंट की हिफाजत क्यों नहीं की? बिकॉज फौज नेवर वांटेड कि हमारे लोगों से, आवाम के साथ टकराव हो। तो उसके बाद जो इतने आप जब इनके रैलीज निकलती थी पीटीआई की, क्या साहब पीटीआई तो ये इल्जाम भी लगा रही है कि जो निगरान हुकूमत हो गई या फिर जो सियासी हुकूमत हो गई, उसने ये होने दिया फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने लाखड़ा किया जिससे वो फायदा उठा सके सियासी का। आज वो उठा भी रहे। देखें, मैं तो ये एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूँ, हु द बेनिफिशियरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर आपने ये चाह रहे थे कि ये लड़ाई हो जाती तो ये किसको नुकसान होता? मुल्क का, नेशनल सिक्योरिटी का। दुश्मन का नैरेटिव जो कामयाब हो जाता, और आप बड़े मजे से बैठे इलेक्शन में डिले हो जाते। और उसके बाद जब पंजाब में छोटी छोटी बात पे आप 3-3 हज़ार सिपाही ला के पीटीए के लोगों को मार रहे हैं, रैलियां बंद कर रहे हैं, रेंजर्स आके जो कुछ कर रही है, बाल खींच रही है, तो आपने वहां पर क्यों नहीं रोका उनको? पहले तो रोका, कम से कम एंट्री पॉइंट पर तो रोके। आपने क्यों नहीं रोका? आप चाह रहे थे कि ये इस तरीके से हालात खराब हों, आपने इसके लिए आपने क्या रोका? बेनिफिशियरी देखें ना, जब भी हम फौज में इंक्वायरी करते हैं, वीसी के हु द बेनिफिशियरी ऑर्डर एपिसोड, ये इसमें ये भी देखना है कि फिर पुलिस की जो गाड़ियों में सिविल कपड़े उतरे थे लोग, वो क्या कर रहे थे? ये इट शुड बी ऑनेस्टली जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए जिसपे पता चले कौन रिस्पॉन्सिबल है। जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको अब तो फौज ने आइडेंटिफाई तो काफी कर ली है, उनको सजा मिलेगी। चीफ आर्मी साहब ने ये बात भी बड़ी क्लियर बात की है, और साथ ये भी कह दिया कि नो मार्शल लॉ, नंबर 1, नंबर 2 डिवीजन कभी पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की नहीं हो सकती है। नंबर 3 आइन कानून की हम पाबंदी भी करते हैं, उसमें भी कोई क्लियर बात कर दी है, और आइंदा के लिए देयर विल बी 0 टॉलरेंस होगी। तो आई थिंक इन चीजों को भी हमें ख्याल रखना। इट्स नॉट वन पार्टी। इमरान की कोई एंडोर्स नहीं करता, बहुत गलती की, ही इज रियली डन अ ट्रेमेंडस लॉस पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को। ठीक, सना बुचा साहब, आप जहां से लड़ाई सारी शुरू हुई वो था मुल्क के अंदर अर्ली इंतखाबात का होना। क्या इतना कुछ हो जाने के बाद अब भी कोई पॉसिबिलिटी रह जाती है कि मुल्क में अर्ली इंतखाबात हो जाएं? सारे मामले की सेटलमेंट आपको दिखाई दे रही है, या फिर हम मजीद दलदल के अंदर धंसते चले जा रहे हैं?
बसत एहतराम अभी जो गुफ्तगू हुई मैं उस पर ज़रा 1 मिनट अगर आप इजाज़त दें तो कमेंट करना चाहूँगी कि ये जो बेनिफिशरी कौन है, बेनिफिशरी तो जो भी है लॉस किसका हुआ है? इस अवाम का, इस मुल्क का लॉस हुआ है। इस मुल्क का लॉस कब से हुकूमत का लॉस नहीं होता और क्या अपोजिशन पार्टी उसका लॉस नहीं होता? बिल्कुल पाकिस्तान का लॉस हुआ है। और मैं सिर्फ बसत एहतराम ये कहना चाहूँगी कि इमरान खान साहब की टर्न करने के लिए यास्मीन राशिद साहिबा की ऑडियो भी हमने बना ली, हुकूमत ने बना के लगा दी, उनको भी उन्होंने टर्न कोट कर लिया। इजाज चौधरी साहब की भी ऑडियो कहीं नहीं है, मुराद सईद साहब कुछ नहीं कह रहे हैं, ये सब तो हवा में हुआ है। तो बिल्कुल जो हुकूमती साजिश है वो बिल्कुल 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 तो वो नजर आ रही है ना, तो वो नजर आ रही है। तो आप ये रूम जो छोड़ देते हैं कि पुलिस वालों ने क्या किया, मुझे डोंट गेट मी स्टक ऑन डिटेल्स, क्योंकि फिर डिटेल्स बहुत ज्यादा हैं, फिर हमें कहां क्या क्या खोलना पड़ेगा। लेट मी नॉट बिगिन दैट। बट इस वक्त जो हो रहा है और जो अथॉरिटी होनी चाहिए, और हुकूमत को कब हुकूमत करने दी गई है, कब उनको अदालतें नहीं करने देती, कभी स्टैब्लिशमेंट नहीं करने देती, कभी वो इसको ले आती हैं, कभी उसको ले जाती हैं। भाई अब आप लोगों ने बाज आने की कोई कसम खा ली है तो माजरत के साथ चलने दें। ये मौजूदा हुकूमत के साथ तो कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है एस्टैब्लिशमेंट की, वो न्यूट्रल होंगे तो ये बायस हो जाएंगे। जरा भी नहीं है। वो तो इमरान खान साहब ने बड़ा जाहिर कर दिया कि कॉन्फ्रंटेशन किसके साथ है। उन्होंने कल नहीं कह दिया वन मैन। ये पूरा पैगाम हुकूमत की साजिश, सब कुछ एक ही पैगाम था कि देखें आप मुझे बना लें वजीर आज़म, आप चीफ ही रहेंगे, आपको पता नहीं गलत फहमी क्यों है कि आपको चीफ से हटा दूंगा। भाई इमरान खान साहब का एक ही पैगाम है, अल्लाह माफ करे उनके साथ मिल जाए सब लोग, उनके आगे बसत एहतराम, उनको आखिरी सांस तक जमानत दे दें। अल्लाह के वास्ते देयर आर वर्स्ट थिंग्स इन दिस वर्ल्ड एंड गोइंग टू जेल। और इमरान खान साहब, एक अदालत वहां भी लगनी है, एक अदालत अवाम की भी लगनी है, और इमरान खान साहब को पता चल जाएगा फिर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सना बच्चा साहब आपका और बरीर साहब आपका, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती नजरी। जहां एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पंजाब में तो इलेक्शन नहीं होने जा रहा, ताहम एक और मुल्क में एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा कांटे का इलेक्शन होने जा रहा है। एक बड़े पॉपुलर लीडर का 20 साल इक़्तिदार एट स्टेक है। बाद होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कल यानी 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन का हुक्म दिया था, जिस पर 100% अमल नहीं होने जा रहा, और इस अमल ना करने की पादाश में हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान में सियासी बहरान का क्या इंजाम होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान से कोसों दूर एक और मुल्क है जहाँ कल इलेक्शन हो रहे हैं और भरपूर सियासी मुहिम जोई और गहमा गहमी के बाद होने जा रहे हैं। कल तुर्किया में पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात का दंगल सज रहा है, और इन इंतखाबात में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सदर रजब तैयब अर्दोगान की इक़्तिदार पर 2 दहाइयों की गिरफ्त को चैलेंज किया जा सकता है। तैयब अर्दोगान जो 20 साल तक तुर्की की सियासत पर गलबा रखे हुए हैं, इससे कबल वो 2003 से 2014 तक तुर्की के वज़ीर आज़म थे, जबकि 2014 से आज तक वो तुर्क सदारत के मनसब पर फाइज हैं। लेकिन क्या वो अपने इक़्तिदार को मज़ीद 5 साल तक तूल दे सकेंगे, ये थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। बिलखुसूस जब तुर्किया की 6 अपोजिशन जमातों ने कल के इलेक्शन में मुश्तरका उम्मीदवार कमाल खलीज दारोगलू को खड़ा करके तैयब अर्दोगान के इक़्तिदार के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। मुख्तलिफ सर्वे अर्दोगान मुखालिफ इंतखाबी इत्तेहाद नेशनल अलायंस की मुतफ़िका उम्मीदवार कमाल खलीज दारोगलू की मामूली बरतरी बताते हैं। वहीं कुछ सर्वे ऐसे भी हैं जिनमें अर्दोगान की मामूली बरतरी साबित होती है। 24 अप्रैल के सर्वे में अर्दोगान की जीत 45.2%, जबकि कमाल खलीज की कामयाबी 44.9% जाहिर होती है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता इतवार को ही तुर्क सदर अर्दोगान ने सदी का सबसे बड़ा जलसा किया, जिसमें 17 लाख अफराद की शिरकत किए जाने की इत्तलात हैं। कल होने वाले इंतखाबात में तुर्की और बैरून मुल्क मुकीम 64 मिलियन से जायद वोटर वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इन इंतखाबात में कामयाबी के लिए उम्मीदवारों को 50% से जायद वोट हासिल करना होंगे। 50% वोट हासिल होने की सूरत में हासिल ना होने की सूरत में नाकामी पर 28 मई को दोबारा वोटिंग होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 मई को सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले 2 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। दूसरी जानिब एक रोज कबल ही अपोजिशन रहनुमा हरीफ कमाल खलीज ने इलेक्शन में रूस की मुदाखलत का इल्जाम आयद कर दिया है। कमाल खलीज के मुताबिक उनके मुखालिफिन की जानिब से गैर मुल्की हैकर्स को जाली वीडियोज़ और कुछ ऑडियोज़ बनाने के लिए हायर किया गया है, जिसका मकसद इलेक्शन से कबल अपोजिशन को बदनाम करना है। तुर्किया को खौफनाक मुआशी बहरान का भी सामना है। अफरात ज़र अक्टूबर 2022 में 85% तक पहुँच गई थी, जिसको तैयब अर्दोगान ने हंगामी इक़दाम करके किसी न किसी तरह 50% पर ले आए हैं। अब क्या ये इक़दाम तुर्क सदर को एक इक़्तिदार का एक और दौर फराहम कर सकेंगे, या उनके 20 साल इक़्तिदार का सूरज कल ग़रूब हो जाएगा? ये जानने के लिए अभी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा।
और अब बात हो जाए पोलियो के तदारक की। अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए 5 साल की उम्र तक बार बार पोलियो से बचाव की वैक्सीन और कतरे लाजमी पिलवाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।